गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमने रिवीजन स्टार्ट कर लिया था और आज हम उसका चैप्टर नंबर 4 प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की कीमत लॉज देखेंगे। क्या होता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या मांग की कीमत लॉज? तो हम देखते हैं कि हमने जो लॉ ऑफ डिमांड देखा था उसमें हमने ये देखा था कि प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड डिक्रीज होती है, और प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड डिक्रीज होती है, और अगर प्राइस डिक्रीज होती है तो डिमांड इंक्रीज होती है। ये हमने किस में देखा था? लॉ ऑफ डिमांड में, लॉ ऑफ डिमांड, मांग के नियम में। लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि प्राइस अगर कितनी इंक्रीज हो रही है, जितनी भी इंक्रीज हो रही है प्राइस, उसके अकॉर्डिंग उसके रिस्पॉन्स में डिमांड कितनी डिक्रीज हो रही है, या प्राइस जितनी भी डिक्रीज हो रही है उसके रिस्पॉन्स में डिमांड कितनी इंक्रीज हो रही है। तो अगर हम ये चीज बात करें कि हमें इन दोनों के बीच में आनुपातिक रिलेशनशिप, आनुपातिक संबंध या प्रपोर्शन रिलेशनशिप निकालनी हो तो वो किसके द्वारा निकालेंगे? तो उसके लिए हम क्या लेंगे? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको हम बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये क्या बताता है हमें? ये हमें क्वांटिटी, जो प्रपोर्शन चेंज होता है क्वांटिटी डिमांड में किसके रिस्पॉन्स से? प्राइस के चेंज के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग, तो वो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो इलास्टिसिटी है डिमांड की वो बताती है हमें कि चेंजेस जो क्वांटिटी डिमांड में होता है वो किस रिस्पॉन्स में, मतलब प्राइस चेंजेस के रिस्पॉन्स में कितना होता है। तो जितना भी प्राइस चेंजेस हो रही है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा क्वांटिटी डिमांड चेंज हो रही है, उन दोनों के बीच में प्रपोर्शन रिलेशनशिप या आनुपातिक संबंध को प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताता है। क्योंकि आप मांग के नियम या लॉ ऑफ डिमांड के द्वारा तो केवल यही देख सकते हैं कि प्राइस इंक्रीज हुई तो डिमांड डिक्रीज हुई, डिमांड डिक्रीज हुई तो प्राइस डिक्रीज। लेकिन अगर हम बोले कि प्राइस जो है वो हमारी 10% इंक्रीज हुई, ठीक है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हमारी डिमांड ओनली 5% हुई, तो अब ये दोनों में क्या रिलेशनशिप बता रहा है? परसेंटेज का, कि 10% अगर प्राइस इंक्रीज हुई तो डिमांड कितने, उसके रिस्पॉन्स में डिमांड कितने डिक्रीज हुई? 5%। तो ये दोनों जो प्रपोर्शनल चेंज है वो हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में देखते हैं, जो हम इसको हम परसेंटेज चेंज, परसेंटेज मेथड भी बोल सकते हैं। परसेंटेज मेथड, यही मेथड हमारा परसेंटेज मेथड भी कहलाता है कि कितने परसेंट हमारी प्राइस चेंज हुई तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा कितने परसेंट डिमांड जो है क्वांटिटी डिमांड वो डिक्रीज हुई या इंक्रीज हुई है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले एक फॉर्मूला रखना पड़ता है। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको निकाल सकते हैं प्राइस इलास्टिसिटी को। कौन सा मेथड है हमारा? फर्स्ट जो मेथड है वो है परसेंटेज मेथड, या फर्स्ट जो हमारा मेथड है वो, इसमें भी बहुत सारे मेथड है प्राइस इलास्टिसिटी को फाइंड करने के। फर्स्ट मेथड है हमारा प्रोपोर्शनल मेथड, या जिसको हम बोल सकते हैं परसेंटेज मेथड। प्रोपोर्शनल मेथड या हमारा परसेंटेज मेथड। आनुपातिक या प्रतिशत विधि। अब इसको निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला गिवन होता है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको फाइंड करते हैं। ठीक है, तो वो फॉर्मूला क्या है हमारा, हम ये देखते हैं पहले। प्रोपोर्शनल चेंज ऑफ change in quantity demand divided by proportional change in price. Proportional change in quantity demand divided by proportional change in
प्राइस, ठीक है। तो इसके लिए हमें इसका परसेंटेज निकालना पड़ेगा पहले कि कितना चेंज हमारा क्वांटिटी डिमांड में हुई, कितने परसेंट हमारा क्वांटिटी डिमांड चेंज हुई और कितने परसेंट हमारी प्राइस चेंज हुई। उन दोनों का जो प्रपोर्शन निकालेंगे हम, जो रेशो निकालेंगे वो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहलाएगा। तो इसको निकालने के, इसको फाइंड करने के लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी, चेंज इन प्राइस अपॉन प्राइस। जब हम जानते हैं इस तरह से लिखा हुआ होता है तो हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं, जब सॉल्व करते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी मल्टीप्लाई, ये जो प्राइस है वो ऊपर चले जाएगा, प्राइस मल्टीप्लाई चेंज इन प्राइस। अगर हम इसको और लिखना चाहेंगे तो ऐसा दिखाएगा चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई प्राइस अपॉन क्वांटिटी। तो हमारा लास्ट जो हम फॉर्मूला बना रहे हैं, हम इससे भी फाइंड कर सकते हैं, इससे भी और इससे भी। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई जो हमारी पहले वाली प्राइस थी और जो पहले वाली क्वांटिटी थी। इसका मतलब हुआ कि इस प्राइस में जैसे मान लो कि प्राइस पहले 10 रुपीज़ थी, उसके बाद बढ़ के 12 रुपीज़ हो गई, तो प्राइस में कितना चेंज हो गया 12 माइनस 10 2 का, और उसकी पहले वाली प्राइस कितनी थी 10, तो वो आ गई यहाँ पे। उसी तरह से अगर क्वांटिटी मान लो पहले 15 थी और उसके बाद क्वांटिटी क्या हो गई 10 हो गई, तो पहले क्वांटिटी में कितना चेंज हुआ हमारा 5 का, और पहले वाली क्वांटिटी कितनी थी हमारी 15, तो वो हमारी क्वांटिटी आ जाएगी, ठीक है। तो इसको हम पहले देखते हैं कि किस तरह से इसको लिख के और हम इसको सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो हमारी P थी वो थी इनिशियल प्राइस इसमें फॉर्मूले में, और चेंज इन प्राइस हो जाएगी डेल्टा P मतलब चेंज इन प्राइस, Q इनिशियल क्वांटिटी, डेल्टा Q मतलब चेंज इन क्वांटिटी। तो ED जो है वो हमारा क्या हो जाएगा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसको फाइंड करने के लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि हम किस तरह से इसको फाइंड करते हैं। तो यहाँ हमने ले लिया प्राइस और यहाँ ले लिया हमने क्वांटिटी। प्राइस पहले थी हमारी 10, उसके बाद हो गई 12, क्वांटिटी पहले थी हमारी 15 और उसके बाद हो गई हमारी क्वांटिटी 10, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो एक एग्जाम्पल है, इसको हम फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रखेंगे, तो पहले हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो चेंज इन प्राइस है और जो चेंज इन क्वांटिटी है उसको हम निकाल लेते हैं। चेंज इन प्राइस कैसे निकालेंगे हम, पहले कितनी थी प्राइस हमारी 10, उसके बाद कितनी हो गई 12, तो 12 माइनस 10 कितनी हो गई चेंज इन प्राइस 2 रुपीज़। चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकालेंगे हम, पहले हमारी क्वांटिटी कितनी थी 15, बाद में कितनी होगी 10, तो 15 माइनस 10 कितनी हो गई 5। तो ये हमारे पास चेंज इन प्राइस और चेंज इन क्वांटिटी तो आ गई। अब हम इसको इस फॉर्मूले में रखते हैं इसकी वैल्यू। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, चेंज इन क्वांटिटी कितनी है हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस जो हमारे पास 2 था, इनिशियल प्राइस कितनी थी 10 और इनिशियल क्वांटिटी कितनी थी हमारी 15। इनिशियल मतलब जो चेंज से पहले वाली थी, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये आएगा हमारा 5/3, इसको पॉइंट में देखेंगे तो क्या आ जाएगा 1.66 समथिंग 1.66 हमारी क्या आ जाएगी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसके द्वारा जब आपको जब फॉर्मूला पता हो तो आप इसके कोई से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट मेथड है इसकी, जिसको हम परसेंटेज या प्रोपोर्शनल मेथड भी बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। इसी तरह से हम एक और इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल है जिसमें हमने प्राइस और क्वांटिटी ली है।
पहले हमारी प्राइस थी 20, तो हमारी क्वांटिटी थी 30 की, ठीक है। प्राइस हमारी डिक्रीज हो जाती मान लो, ठीक है, प्राइस 10 हो जाती तो हमारी क्वांटिटी 40 हो जाती, ठीक है। अब हमने यहाँ पे प्राइस को कम कर दिया और क्वांटिटी को बढ़ा दिया। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ED इक्वल चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस मल्टीप्लाई प्राइस अपॉन क्वांटिटी। अब यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, चेंज इन प्राइस निकाल लेते हैं। चेंज इन प्राइस कैसे निकलेगा, हमारे पास 20 माइनस 10 आ गया, और चेंज इन क्वांटिटी जब फाइंड करेंगे तो चेंज इन क्वांटिटी कितनी हो जाएगी हमारी 40 माइनस 30, तो ये भी कितना आ जाएगा हमारे पास 10। अब हम इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट करेंगे। चेंज इन क्वांटिटी है हमारे पास 10, तो हमने 10 लिख दी। चेंज इन प्राइस भी हमारे पास 10 है, ठीक है। मल्टीप्लाई इनिशियल प्राइस जो थी हमारी वो कितनी थी 20, और इनिशियल क्वांटिटी हमारी कितनी थी 30, तो हमने वैल्यू पुट कर दी। देखो 10 से 10 कट गया, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 2/3। इसको हम डिवाइड कर दे तो क्या आ जाएगा 0.66, तो ये आ जाएगा हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको हमने कौन से मेथड से निकाला है, प्रोपोर्शनल मेथड या परसेंटेज मेथड। इसके अलावा भी हमारी जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसको निकालने की 3 मेथड्स और है। फर्स्ट जो हमारी थी प्रोपोर्शनल मेथड या परसेंटेज मेथड थी, और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हम क्यों निकालते हैं, ताकि हमें ये पता चल जाए कि अगर हम प्राइस में जितना चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग डिमांड में किस तरह से चेंज होता है, कितने परसेंट प्राइस में चेंज हुआ है तो उसके कितने परसेंट चेंज डिमांड में होता है। इसी चीज़ को हम जानने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को फाइंड करते हैं। तो ये आज के वीडियो में मैंने आपको 1 मेथड बताई है, इसकी नेक्स्ट वीडियो में 2nd मेथड भी बता दूंगी। थैंक यू।